सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया हशिया का रक्ताल्पता। अरे जैसा नाम वैसा काम। सिकल का मतलब हशिया के जैसे, सेल का मतलब कोशिका। कौन सी कोशिका? आरबीसी। कि जब आरबीसी का आकार है वो हशिया के जैसा हो जाता है तो शरीर में रक्त की क्या होती है? कमी। इस रोग को क्या बोलते हैं? हशियाकार रक्ताल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हशियाकार रक्ताल्पता बोलते हैं। मैथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? मैथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब रक्त में नाइट्रेट की क्या हो जाए? अधिकता। तो Fe+2 किस में बदल जाता है? Fe+3 में। फिर वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है और फिर क्या बनाता है? मैथ हीमोग्लोबिन। जैसे ही मैथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, ब्लड का रंग कैसा? नीला। और ब्लड का रंग नीला तो शरीर के सभी अंग भी कैसे? और संपूर्ण शरीर भी कैसा? और इसको क्या कहेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे। लिखो इसके बाद में नेक्स्ट दो बातें, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी साथ में लिख लो। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होती है एम्फियोमा। एक समुद्री जीव होता है जिसकी आरबीसी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो होती है कस्तूरी मृग। हिरन आता है, कस्तूरी मृग, छोटा सुंदर, ठीक है, उसकी आरबीसी क्या होती है? सबसे छोटी होती है। पूछा जाता है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, कि हमारा जो ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी और जो क्या होती है? डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 600:1 होता है। फिक्स है, याद रखना कि 600 आरबीसी है तो उनके साथ एक क्या है? डब्ल्यूबीसी। मतलब अनुपात क्या हो गया? 600:1 हो गया। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि हमारा जो रक्त है, हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी कितना होता है? क्या बताओगे? दोबारा से सुनना। हाँ, कि हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी कितना होता है? 1:600। देखो आरबीसी का अनुपात कितना है? डब्ल्यूबीसी का कितना है? तो आरबीसी वाला आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी वाला डब्ल्यू, जब आरबीसी पहले है तो आरबीसी का अनुपात भी पहले, जब डब्ल्यूबीसी पहले है तो डब्ल्यूबीसी का अनुपात भी पहले। आ गई बात समझ में? निकालते कैसे हैं? तो देखो लगभग ये मानते हैं एवरेज 48 लाख। कितनी हो गई? 48 लाख आरबीसी। बताया था ना, ये 45 से 55 लाख के बीच होती है। और इसकी हम बात करें तो इसका एवरेज मानते हैं लगभग 6 से 10,000, 11,000 बताया था मैंने। तो इसको तो मानते हैं लगभग 48 लाख, इसको मानते हैं लगभग 8,000। अनुपात निकालोगे तो क्या करोगे? भाग दोगे। मतलब इसमें इसका भाग दोगे कि नहीं दोगे? तो भाग दे रहे हैं, मतलब मैं 3 से 3 को क्या कर रहा हूँ? कैंसिल कर रहा हूँ। 8 एकम 8 और 8 छिके 48, 2 जीरो बची हुई है तो ये आपका क्या निकल कर आता है? 600:1 निकल कर आता है। आ गई बात समझ में? सीधा सटीक याद रखना है कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 600:1 और डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी 1:600 होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे किसकी? डब्ल्यूबीसी की। कुछ बातें हमारी टेबल में हो गई थी, किसकी? डब्ल्यूबीसी की। उसके बाद में जो बची हुई जो बातें थी वो किस में करेंगे? यहाँ पर करेंगे। अब देखो कि हमने बोला था कि जो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, इन डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? कि डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या होता है? कि सर डब्ल्यूबीसी है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं?
बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? कि जो WBC है इनका काम क्या होता है? किसका निर्माण करना? एंटीबॉडी का क्या करना? निर्माण करना। जब एंटीबॉडी का क्या होगा? निर्माण होगा। तो एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो हमारी जो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है मतलब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है? तो हमारा जो क्या होता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। मतलब कि जो WBC है उनका काम होता है कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है? मजबूत होती है। इस तरीके से ये क्या करती हैं? कार्य करती हैं। हमारे रोगों से क्या कर रही है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मतलब रोगों से क्या कर रही है? रक्षा। यहाँ पर इस धरातल की अगर बात करें, आप घूमते फिरते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो रक्षा करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? जिसके कारण आप स्वतंत्र घूम रहे हो। अगर आपकी रक्षा करने वाला नहीं होता तो आपको कोई कहीं पर भी क्या कर सकता है? मार गिरा सकता है कि नहीं? तो देखो, अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कौन करता है? रक्षक सैनिक करता है कि नहीं करता? यहाँ पर हमारी रक्षा पुलिस वाले करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो हमारी रक्षा पुलिस वाला करता है, सैनिक रक्षक करता है कि नहीं करता? और अगर हम बात करें कि हमारा जो शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है, उसकी रक्षा कौन करता है? WBC। किससे रक्षा करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो इस WBC को हम शरीर का क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं। या क्या कह सकते हो? सैनिक कह सकते हो। या इसको क्या कह सकते हो? पुलिसमैन कह सकते हो। ठीक है, तो लिखो, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो लिखो। WBC की बात शुरू कर दी है यहाँ से, ठीक है ना? अगर यहाँ से लिखना चाहो तो ऐसे शॉर्ट में लिख लो, WBC याद रहेगा, WBC की बातें शुरू कर दी, ठीक है ना? जो बातें 8 बातें पहले लिखी थी वो तो आपको याद है, मुझे उम्मीद है वो बातें आपको याद है। उसके आगे की बातें और लिख रहे हैं। लिखो, मैं बोल रहा हूं WBC, ये वाला तो मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूं आपको। लिखो, WBC एंटीबॉडी का निर्माण करके, WBC एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जिसके फलस्वरूप हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। मजबूत होता है। इस प्रकार WBC हमारी रोगों से, WBC इस प्रकार WBC हमारी रोगों से रक्षा करती है, रक्षा करती है। अतः इन्हें शरीर का रक्षक, सैनिक या पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन कहा जाता है। अब आ जाओ, थोड़ा सा फोल्डर को पीछे वाले को खोलना है। मैंने बताया था कि आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट। प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट। लेकिन WBC में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि WBC जो है वो किसकी उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं?
तो 5 प्रकार की होती है। कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर WBC कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और 5 प्रकार की जो WBC है उनको कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, किसकी उपस्थिति के आधार पर? तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो WBC जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और ये 5 प्रकार की जो WBC है इनको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। ये हो गए आपके 2 भाग। कौन सा वाला? एक तो राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। ठीक है, अब देखो, हाँ भाई ये यहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना, अभी लिखो मत इस चीज को। हाँ, ये बोर्ड है, ये इनको यहीं रख लेता है, मेरे तो साथ जाने ही नहीं देता। ठीक है ना, तो देखो कि 5 प्रकार की WBC है, इनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं कणिका विहीन। क्या बोलते हैं? कणिका विहीन। इसका ही दूसरा नाम है अकणिकीय। विहीन का मतलब नहीं, कणिका का मतलब कणिकीय। तो जो क्या है? कणिका विहीन है। एक तो हो गई अकणिकीय हो गई, और दूसरी होती है कणिका, ये विहीन है तो ये क्या हो जाएंगी? युक्त हो जाएंगी, और इनको आप बोल सकते हो कणिकीय। इसको क्या बोल सकते हो? कणिकीय बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 भागों में हमने बांट दिया। कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की 2 भागों में बांट दिया, एक कणिका विहीन, एक कणिका युक्त। 5 में से 2 को, 5 में से 2 को कहाँ रखा गया है? कणिका विहीन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? कणिका विहीन में रखा गया है। और ये कणिका विहीन में जो रखा गया है वो कौन कौन सी है? तो देखो वो 2 ये वाली हैं। एक का नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। और दूसरी जो है इसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। ठीक है ना? हाँ, तो कणिका विहीन है वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। फिर हम बात करें कि कणिका युक्त जो है इसमें हम कितनी को रखते हैं? तो 2 को इधर रख दिए तो कितनी बच गई भाई? 3 बच गई। तो ये 3 कौन कौन सी है? तो देखो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। तो एक का नाम है इयोसिनोफिल्स। क्या नाम है? इयोसिनोफिल्स। दूसरी जो है उसका नाम है बेसोफिल्स। क्या नाम है? और जो लास्ट जो है इसका नाम है न्यूट्रियोफिल्स। क्या नाम है? न्यूट्रियोफिल्स। कितने प्रकार की हो गई? 5। 5 में 2 को कहाँ रखा है? कणिका विहीन में। 3 को कहाँ रखा है? कणिका युक्त में रखा है। अब यहाँ पांचों से आपको एक एक बात क्या करनी है? याद रखनी है। बाकी मैं बताऊं वो याद नहीं रखनी है। याद रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक। हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं। देखो कणिका विहीन का मतलब क्या होता है? कणिका विहीन का मतलब होता है कि ऐसी WBC जिसमें केवल कितना केंद्रक होता हो? एक केंद्रक होता हो। केवल कितना केंद्र होता हो? एक केंद्रक होता हो, और आकार में कैसा हो? बड़ा। आकार में कैसा? बड़ा। तो ये तो इसकी विशेषता होगी। इस कणिका युक्त की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि इनमें जो केंद्रक जो होता है वो एक से अधिक पालियों में विभक्त होता है। पाली का मतलब लोब, यानी कि एक से अधिक का मतलब यानी कि 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है। ज्यादा पालियों में विभक्त है तो संख्या में क्या होगा? ज्यादा, आकार में क्या होगा? छोटा। इनमें केंद्रक एक ही होता है, आकार में बड़ा। इनमें केंद्रक क्या होता है? एक से ज्यादा होता है, आकार में छोटा होता है। अब देखो इसकी बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट में याद रखना कि मोनोसाइट जो है ये क्या होती है? तो आकार में सबसे बड़ी WBC होती है। क्या होती है? आकार में सबसे बड़ी।
तो क्वेश्चन आता है कि आकार में सबसे बड़ी जो WBC होती है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। अब देखो मोनोसाइट के साथ क्या आया है? लिम्फोसाइट। दोनों साथ हैं, तो ये बड़ी तो ये छोटी। तो लिम्फोसाइट क्या है? तो ये आकार में सबसे छोटी, आकार में क्या होगी? सबसे छोटी। मोनोसाइट बड़ी तो लिम्फोसाइट छोटी होती है। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद में कौन सी है? तो इसके बाद में है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल से एक बात आपको याद रखनी है कि जब क्या होता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब कि कोई भी रोग है उसका संक्रमण होता है, ठीक है। कि जब इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन के समय इयोसिनोफिल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ही क्या होता है कि जब संक्रमण होता है तो न्यूट्रियोफिल्स की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है। न्यूट्रियोफिल्स की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ बेसोफिल्स से क्या याद रखना है कि जब क्या होता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो इस बेसोफिल से दो पदार्थ क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। एक का नाम है सेरोटोनिन और एक का नाम है हिस्टामिन, ठीक है। अब इधर हमने आकार की बात की है, तो इधर हम संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संख्या की बात करेंगे। तो देखो कि न्यूट्रियोफिल्स जो होती हैं ये संख्या में क्या होती हैं? सर्वाधिक। संख्या में क्या होती हैं? सर्वाधिक होती है। अब देखो ये सर्वाधिक है तो इधर दो बच गई। अब कम कौन सी को करें? तो कम कौन सी को करनी है? तो कम बेसोफिल्स को करनी है। किसको करनी है? बेसोफिल्स को। इस संख्या में सबसे क्या होती हैं? कम होती हैं। संख्या में क्या होती हैं? सबसे कम होती हैं। तो फिर इसकी क्या बात याद रखें? तो इसकी एक बात तो ये याद रख लो कि इयोसिनोफिल्स है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। क्या नाम है? एसिडोफिल्स। याद रख लेना, तीन चीजें हो गई। इयोसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल्स। बेसोफिल संख्या में सबसे कम, न्यूट्रियोफिल संख्या में सर्वाधिक होती है। तो फिर इधर भी मैं बता देता हूं नॉर्मली संख्या कितनी कितनी होती है। कि न्यूट्रियोफिल्स की संख्या सर्वाधिक होती है कि जो सारी जो WBC हैं उन सभी में 60 से 65% कौन होती है? न्यूट्रियोफिल्स होती है। न्यूट्रियोफिल्स के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट। 20 से 25% होती हैं। 2 से 10% क्या होती हैं? मोनोसाइट होती है। क्या होती है? मोनोसाइट। 1 से 2% क्या होती है? इयोसिनोफिल्स होती है। और 1% से कम क्या होती है? बेसोफिल्स हो सकती है। तो मैं इनकी संख्या लिख दूं क्या? यहाँ पर 1% से भी क्या होती है? कम होती है। और ये कितनी होती है? 60 से 65% होती है। ये कितनी होती है? 1 से 2%। ये कितनी होती है? 20 से 25%। और ये कितनी होती है? 2 से 10%। 2 से कितनी होती है? 10% होती है। इतनी बात याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रह जाएंगी। अब देखो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? कि यहाँ पर जो लिम्फोसाइट जो होती है वो लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई आपकी ये वाली और एक हो गई ये वाली। कि लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक का नाम है टी लिम्फोसाइट और एक का नाम है बी लिम्फोसाइट। टी और बी। ये लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट से एक बात याद रखोगे, बी लिम्फोसाइट से भी एक बात याद करोगे। हमने आपको बता रखा है कि जो WBC जो है वो WBC कौन से रोग में कम हो जाती है? तो WBC की संख्या में कमी कौन से रोग में होती है? WBC की संख्या में कमी कौन से? एड्स रोग में। तो एड्स जब होगा तो उस एड्स रोग में सर्वाधिक कमी कौन सी WBC में होती है? तो सर्वाधिक कमी किसमें होती है? टी लिम्फोसाइट में होती है। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं कि एड्स रोग में, कौन से रोग में? एड्स रोग में सर्वाधिक क्या होती है?
कमी किसमें होती है भाई? टी लिम्फोसाइट में। किसमें होती है? टी लिम्फोसाइट में। फिर हमने बात बोली है कि WBC का काम होता है एंटीबॉडी का क्या करना? निर्माण करना। एंटीबॉडी का क्या करना? निर्माण करना। तो जब हमारे शरीर में किसी रोग का क्या होगा? संक्रमण होगा, तो उस रोग के लिए लड़ने के लिए जो क्या होंगी? एंटीबॉडी जो होंगी, वो एंटीबॉडी सबसे पहले कहाँ से स्रावित होंगी, या सबसे पहले एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होगा? बी लिम्फोसाइट में होगा। तो इसकी बात याद रखना कि संक्रमण के समय, किसके समय? संक्रमण के समय सबसे पहले क्या करना? एंटीबॉडी निर्माण करना। क्या करना? एंटीबॉडी निर्माण करना। इतनी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? इतनी याद रह जाएगी तो यहाँ पर तो आएगा नहीं नीचे। इनकी एक एक बात मैं आपको क्या कर दूंगा? बोल कर लिखा दूंगा। इसको ऐसा कैसा क्या कर लो? नोट कर लो। जल्दी करना। नई लाइन से लिखना। लिखो नई लाइन से। शरीर में संक्रमण के समय, शरीर में संक्रमण के समय कि कोई रोग होगा मतलब इन्फेक्शन बढ़ेगा, तब संक्रमण के समय, शरीर में संक्रमण के समय इओसिनोफिल्स तथा न्यूट्रियोफिल्स की संख्या में, शरीर में संक्रमण के समय इओसिनोफिल्स तथा न्यूट्रियोफिल्स की संख्या में वृद्धि होती है तथा बेसोफिल्स सीरोटोनिन तथा, अब ये आपको याद करने हैं, हिस्टामिन। हाँ, सीरोटोनिन तथा हिस्टामिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। पदार्थ स्रावित करती हैं। पदार्थ स्रावित करती हैं। लिख लिया? अच्छा, अब देखो इसके आगे। कल बताया था क्या आपको आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या होता है, आरबीसी की संख्या का घटना क्या होता है? नहीं बताया? ठीक है,
तो एक बार आरबीसी का बता देता हूं, उसके बाद किसका बता देता हूं, डब्ल्यूबीसी का। बाकी डब्ल्यूबीसी पहले लिख रहे हैं तो पहले डब्ल्यूबीसी का बता देता हूं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। और एक होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या का घटना। तो देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या का घटना क्या होता है। डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट बोलते हो, ठीक है। और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हो। संख्या बढ़ रही है तो ल्यूकोसाइट के साथ आपको क्या लगाना है, सिस लगाना है। क्या लगाना है, सिस। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, तो इसको ही बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और डब्ल्यूबीसी की संख्या है उनमें क्या हो रही है, अनियंत्रित वृद्धि। अनियंत्रित का मतलब कि रुक ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रक्त कैंसर। मतलब ल्यूकेमिया को आप क्या बोल सकते हो, रक्त कैंसर बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या का घटना, कि डब्ल्यूबीसी की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइटो। और कम हो रही है तो इसके साथ आपको लगाना है पीनिया। क्या लगाना है, पीनिया। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का घटना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो कब घटती है, कौन से रोग में घटती है, तो एड्स रोग में। तो ये जो अवस्था है कौन सी, ल्यूकोसाइटोपीनिया, ये कौन से रोग में उत्पन्न होती है, एड्स रोग में क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब देखो इसके बाद में मैं बात करूं आरबीसी की संख्या का बढ़ना। और आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है। तो देखो आरबीसी को आप क्या कहते हो, इरिथ्रोसाइट कहते हो। और इरिथ्रोसाइट से याद रखना, इरिथ्रोसाइटो बढ़ रही है तो क्या लगाओगे, सिस। तो क्या हो गया, इरिथ्रोसाइटोसिस हो गया। इसको ही आप क्या बोल सकते हो, तो इसको ही आप बोल सकते हो पॉलीसाइथेमिया। क्या बोल सकते हो, पॉलीसाइथेमिया बोल सकते हो। इरिथ्रोसाइटोसिस बोल दो या क्या बोल दो, पॉलीसाइथेमिया बोल दो। और आरबीसी की संख्या कब बढ़ती है, तो आरबीसी की संख्या जब बढ़ेंगी जब आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाओगे। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाओगे तो वहां ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कब होती है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाने पर, कि जैसे आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर हमारे शरीर में क्या बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आरबीसी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और लास्ट है आपका आरबीसी की संख्या का घटना। आरबीसी की संख्या का घटना। और आरबीसी की संख्या का घटना क्या कहलाता है, तो देखो आरबीसी को आप क्या बोलते हो, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइटो। कम हो रही है तो क्या लगाओगे, पीनिया। तो इरिथ्रोसाइटोपीनिया। आरबीसी की संख्या कम हो रही है मतलब रक्त की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उसको ही हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। या अपनी भाषा में उसको ही हम बोल सकते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब रक्त की कमी। या इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, रक्त क्षीणता। क्या बोल सकते हैं, रक्त क्षीणता। और आरबीसी की संख्या जो है इसका कम होने का कारण क्या होता है, तो इसका कम होने का कारण क्या हो सकता है,
HB की कमी, HB का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी। बताया था कि आरबीसी के निर्माण में हीमोग्लोबिन का क्या होता है, योगदान होता है। या फिर विटामिन की कमी, विटामिन कौन कौन सी, B6, B9, B12, तीनों जो विटामिन है, तीनों विटामिन क्या करती हैं, ये आपकी जो आरबीसी के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैसे आएगा, उसका काम ही अलग है। उसका काम है रक्त का क्या बनाना, थक्का बनाना। इसके अलावा कौन सा रोग, मलेरिया रोग, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है ना। तो देखो, इरिथ्रोसाइटोपिनिया या एनीमिया या रक्ताल्पता, रक्त क्षीणता या आरबीसी की कमी है, उसका कारण क्या होता है, या तो किसकी कमी, हीमोग्लोबिन की, या किसकी कमी, विटामिनों की कमी, या किसकी कमी, मलेरिया रोग। यानी कि मलेरिया जब रोग होगा उस समय आरबीसी की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। ये बात मेरी लिखवाई हुई है। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, नोट करो। लिखना, पहला की पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप लिखना। एक यूनिट ब्लड, एक यूनिट ब्लड किसके बराबर होता है। आपको ये बोला जाए कि भाई एक यूनिट ब्लड लेके आओ, तो आप 2-4 बाल्टी लेके आओगे, कितना लेकर आओगे, 400 ग्राम नहीं। एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना ब्लड होता है, 300 ml, 350 ml, कितना होता है आप, किसमें, पाउंड में, हाँ मानते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट बोले तो कितना लेकर आओगे, 350 ml लेकर आओगे। अब ये ब्लड है, इस ब्लड को कहाँ ले जाएंगे, ब्लड बैंक में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, ब्लड बैंक, हाँ 350 ml, एक यूनिट ही होता है वो। ठीक है। अब देखो कि ml में है भाई। अब आपको ये बोले कि इस ब्लड को हम कहाँ सुरक्षित रखेंगे, ब्लड बैंक में, नहीं इतना ही रहता है, हाँ। अब देखो कि मैं ये बोलूं कि ब्लड को कहाँ रखोगे, ब्लड बैंक में, अगर यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो उसको कहाँ रखते हैं, ब्लड बैंक में। और ब्लड बैंक में भी उसको कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, शरीर से बाहर की बात कर रहा हूं, शरीर से तो निकाल लिया। अपने शरीर में तो 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। लेकिन उस क्या, वो वही है, सेम ही है वो। लेकिन जैसे ही पैमाने बदलेंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री, ठीक है। अगर सेल्सियस को आप बदल रहे हो फॉरेनहाइट में, तो टेम्परेचर तो वही है लेकिन संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, चेंज, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। अगर पैमाना बदल रहे हो, सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, इनसे भी आप केल्विन पर जा रहे हो, तो 310 हो जाएगा। टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन पैमाने बदलने पर उनके संख्यात्मक मान भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हाँ, नहीं, शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस पर वो सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर ब्लड बैंक में उसको सुरक्षित रखना है तो वो ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि बाहर का टेम्परेचर है उसके सूट नहीं, तो उसके लिए फिर उसको 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं। हाँ, वो सीकर में रहा, हाँ छोटी जगह पर तो कैसे मिलेगा, यहाँ नौलगढ़ में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अपने सीकर में है ब्लड बैंक। ठीक है, हाँ। बाकी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वहां पर मिल सकता है सुविधा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन। ब्लड बैंक में ब्लड को, ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है।
तीसरा पॉइंट लिखो, ब्लड बैंक में ब्लड ब्लड 21 से 42 दिन तक 21 से 42 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। 21 से 42 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। मिनिमम कितने दिन? मैक्सिमम 42 दिन तक क्या रह सकता है? सुरक्षित रह सकता है। फिर देखो इसके बाद में थोड़ा ध्यान देना है, रक्त स्कंदक कारक क्या होते हैं? रक्त स्कंदक कारक, स्कंदक जो होता है ये किससे बना है? तो ये बना है स्कंदन से। किससे बना है? स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है जमना। स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमना। मतलब रक्त जमेगा तो क्या बनेगा? क्लोट बनेगा। क्या बनेगा? क्लोट। थक्का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो रक्त स्कंदक जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे कारक जो ब्लड को जमने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। स्कंदन का मतलब जमना और स्कंदक का मतलब जमाने वाले। तो वे कारक या पदार्थ जो रक्त के जमने में क्या होते हैं? सहायक, या थक्का निर्माण में क्या होते हैं? सहायक। क्या कहलाते हैं? रक्त स्कंदक कारक कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कौन कौन से रक्त स्कंदक कारक होते हैं, तो देखो कौन कौन से रक्त स्कंदक कि जो रक्त का थक्का जमाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा मैं बोलूं कौन सी लेट्स, प्लेटलेट्स आपने पढ़ा है कि प्लेटलेट्स हैं वो रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है? सहायक होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा है विटामिन के कि विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है? सहायक होती है। और आपने पढ़ा है एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये प्रोटीन भी रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। तो ये कैल्शियम हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, विटामिन के हो गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया। इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं? रक्त स्कंदक कारक हो सकते हैं। तो रक्त स्कंदक कारक किसे कहेंगे कि वे कारक या पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रक्त स्कंदक कारक कहलाते हैं। तो एक बार डेफिनेशन लिखो रक्त स्कंदक कारक की, फिर एग्जाम्पल लिखो। रक्त स्कंदक कारक, फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा होता है उसको क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा रम? सीरम। सीरम कहते हैं। घर जाके पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, रील्स देखते हो सारे दिन। हाँ, और रील्स बनाते हो सारे दिन, ठीक है ना? हाँ, लिखो डेफिनेशन लिखो। वे कारक या पदार्थ, वे कारक या पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने में, वे कारक या पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। फुल स्टॉप लगा दो, समझ जाओगे क्या कहलाते हैं? रक्त स्कंदक कारक। लिख दो उदाहरण के लिए, कैल्शियम हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया, विटामिन के हो गया। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब ये रक्त स्कंदक जो कारक है इसके पहले मैं लगा दूं प्रति। क्या लगा दूं? उदाहरण के लिए। हाँ,
तो देखो मैं इसके पहले लगा दूं प्रति, और कोई भी शब्द के पहले क्या लग जाए, प्रति लग जाए, मतलब उस शब्द का जो काम है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, अपोजिट। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं बोलते कि एक होता है अमल, और इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, प्रति, तो क्या बन जाता है, और जो प्रति अमल जो होगा वो अमल के विपरीत क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता। तो देखो हम यहां पर क्या लगा रहे हैं कि जो आपका क्या है, पर रक्त स्कंदक जो कारक है इसके पहले क्या लगा रहा हूं मैं, प्रति रक्त स्कंदक कारक। तो अब देखो रक्त स्कंदक जो कारक था उसका काम क्या था, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। लेकिन प्रति लग गया मतलब कि जो रक्त को जमने से क्या करेंगे, रोकेंगे, यानी कि रक्त का क्लॉट बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रति रक्त स्कंदक कारक कहलाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे लगा होता है ना, जैसे मैं बोलूं एंटी प्लस एसिड और क्या बनाता है, एंटासिड, तो ये प्रति अमल है। हाँ भाई, ये कैसे ऐड हो गया, हम्म, बीच में क्या ना, हाँ, कि प्रति रक्त स्कंदक जो होगा उसका काम क्या होगा, कि वो हमारे शरीर में रक्त को जमने से क्या करेगा, रोकेगा। अगर हमारे रक्त में ये प्रति रक्त स्कंदक कारक नहीं होते तो हमारे शरीर में रक्त कब का ही क्या हो जाता, जम जाता। रक्त जम जाता तो हम भी, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता, तो काम ही क्या हो जाता, रुक जाता। ठीक है, तो प्रतिरक्त स्कंदक कारक किसे कहेंगे, कि वे कारक या पदार्थ जो शरीर में रक्त को जमने से क्या करते हैं, रोकते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्त स्कंदक कारक कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन थी वो रक्त का क्या बना रही थी, थक्का। तो इसके विपरीत जो प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलेंगे, एंटी फाइब्रिनोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है, प्रति। इंग्लिश में एंटी बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति बोलेंगे। जहां पर अंटी लग गया या प्रति लग गया उसका मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया। और आपको ये पता है कि अंकल जो होता है उसकी विपरीत क्या होती है, अंटी होती है। तो जहां अंटी लग गया वहां पर काम क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब देखो कि ये जो रक्त प्रति रक्त स्कंदक कारक है वो क्या है, कि हमारे रक्त में होता है एंटी फाइब्रिनोजन जो हमारे शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा एक प्रोटीन और होती है और जिसका नाम क्या है, हिपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन। और हिपेरिन प्रोटीन जो होती है इसका निर्माण जो होता है वो कहां से होता है, यकृत से होता है। ये बात शायद मैंने पहले भी बताई होगी आपको। तो लिखो प्रतिरक्त स्कंदक कारक, लिखो वे कारक या पदार्थ, वे कारक या पदार्थ जो शरीर में, जो शरीर में रक्त को, जो शरीर में रक्त को जमने से रोकती हैं, रोकते हैं। वे कारक या पदार्थ जो शरीर में रक्त को जमने से क्या करते हैं, रोकते हैं। फुल स्टॉप लगा दो। क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्त स्कंदक कारक कहलाते हैं। और लिख दो एंटी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन। और लास्ट में लिख देना नोट।
नोट में बोल के लिखाऊंगा भाई। लिखो नोट में। अब देखो कि हमारे शरीर में तो क्या है, लीवर है, और लीवर इनको क्या करेगा, स्रावित करेगा, ब्लड में जाएंगे, ब्लड को जमने से क्या करेंगे, रोकेंगे। लेकिन आप ब्लड को कहाँ ले गए, ब्लड बैंक में, कहाँ ले गए। अब ब्लड बैंक में लीवर है नहीं है, तो वहां पर ब्लड क्या हो सकता है, जम सकता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को जमने के लिए, जमने से रोकने के लिए, कि ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, EDTA मिलाया जाता है, या फिर क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट, या फिर क्या मिलाया जाता है, सोडियम डेक्सट्रेट। ये जो होते हैं इनका निर्माण लीवर से तो नहीं हो रहा, इनका निर्माण कौन कर रहा है, मानव कर रहा है, रसायन है। तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं कृत्रिम प्रति रक्त स्कंदक कारक। तो लिखो नोट में, ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए कृत्रिम प्रतिरक्त स्कंदक कारक के रूप में, जमने से रोकने के लिए कृत्रिम प्रतिरक्त स्कंदक कारक के रूप में, कारक के रूप में, पहले ये बड़े वाला नाम लिख दो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और कोष्टक में शॉर्ट में लिख दो EDTA। सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, EDTA का ही किया जाता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और कोष्टक में क्या लिखोगे, EDTA लिखोगे, कोमा लगा के लिखना सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम डेक्सट्रेट का उपयोग करते हैं। कोमा लगा के सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम डेक्सट्रेट का उपयोग करते हैं। हो गया। एक बार दोबारा से इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए प्रतिरक्त स्कंदक कारक के रूप में EDTA, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम डेक्सट्रेट उपयोग में लिया जाता है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।